once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla. Students, today we will start the new chapter of Inorganic Chemistry according to new syllabus NCERT for the new session 2021-22. I hope you all are fine and well. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैटर क्या होता है यानी कि द्रव्य क्या होता है। देखिए, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं द्रव की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ मैटर की। तो मैटर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम इस चैप्टर का क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन है तो इनको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो अच्छा, ये मैटर क्या होता है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको याद दिला देती हूँ। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम दैट इज़ नोन एज मैटर। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जिसका आयतन भी हो यानी कि जो स्थान घेरती हो वो क्या कहलाता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर, जैसे कि मैं खुद, जैसे कि ये बोर्ड, ठीक है ना। अब मैटर की 3 स्टेजेस होती है, मेनली 3 स्टेजेस होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बट एक बार थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मेन स्टेजेस की बात चल रही है, वैसे तो और भी होती है, बट अभी हम केवल मेन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी कि ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ये तीनों ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने रहते हैं, यानी कि इन सब में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाता है, यानी कि अवयवी कण। ये अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन्स हो सकते हैं। इनका अरेंजमेंट इन तीनों में बिल्कुल डिफरेंट रहता है। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स बहुत पास रहते हैं। देखिए, इस तरीके से, जैसे अभी हम पार्टिकल मान लेते हैं इन छोटे छोटे गोलों को। अब देखिए, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर, यानी कि रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे से रिक्त स्थान है। ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो यही कारण है कि सॉलिड्स का जो शेप है हमेशा फिक्स रहता है। हम इस शेप को कभी चेंज नहीं कर सकते। हम इसको तोड़ सकते हैं बट शेप को नहीं बदल सकते। तो इसका रीज़न क्या है कि मैडम सॉलिड्स का हमेशा शेप फिक्स होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होता है और इन कणों को आपस में मजबूती से बांधे हुए रखता है। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में यही पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है वो थोड़ा सा वीक होता है, यानी कि अंतराण्विक बल की अगर हम लिक्विड्स में बात करें तो वो थोड़ा सा दुर्बल होगा, तो पार्टिकल्स को अच्छे से बांध नहीं पाएगा। तो उनके बीच में स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट है, तभी तो इनका शेप फिक्स नहीं होता। आपने देखा है क्या लिक्विड्स का शेप फिक्स होता है? जैसे एपरेटस में डालते हो वो वैसा शेप गेन कर लेता है। मैं आपको कॉनिकल फ्लास्क दे देती हूँ, मैं आपको एक छोटी सी ग्लास दे देती हूँ, मैं आपको एक बीकर दे देती हूँ। जैसे एपरेटस में आप पानी को, लिक्विड को फिल करोगे वो वैसा शेप गेन कर लेगा, बट इनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। सॉलिड्स का तो वॉल्यूम भी, शेप भी दोनों फिक्स है, और इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा क्योंकि इसमें और इसमें डालने से क्या 2 लीटर से 3 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं। और गैस की बात करें अगर हम, तो इसमें पार्टिकल्स कुछ ऐसे रहते हैं एकदम बिखरे हुए। आपको पता है ना गैसेस फॉर्म क्या है? जैसे बात करें अगर हम हवा की, तो हवा कैसी होती है? इधर उधर बिखरी हुई रहती है, पार्टिकल्स बिखरे हुए रहते हैं, हवा तो चलती रहती है। तो यही कारण है कि पार्टिकल्स एकदम बिखरे हुए हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन दोनों के कंपेरेटिवली बिल्कुल वीक है। क्योंकि वह वीक है तो फिर ये एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, तो इनका कोई शेप ही नहीं है, ना इनका कोई वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया मैटर क्या है और इसकी कितनी स्टेजेस है और उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लिया। बट इस चैप्टर में हम मेनली बात करने वाले हैं सॉलिड्स की। देखिए, चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। ये चैप्टर आपकी 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो तो उसमें ये आपको 3 से 4 नंबर ज़रूर दिलाने वाला है।
तो आ जाइए बात करते हैं सॉलिड्स की। पहले मैं आपको बताऊंगी सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके बाद में इसमें क्लासिफिकेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि ठोसों के सामान्य गुण क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप की, यानी कि आकार की। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ठोसों का आकार हमेशा निश्चित रहता है, यानी कि इनकी जो शेप है वो फिक्स रहती है। नेक्स्ट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक हमेशा शार्प होते हैं, फिक्स रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल पास पास होता है। सारे अवयवी कण एक दूसरे से बिल्कुल निकट स्थित रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो वेरी लो रहती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होगा, तो नेचुरल है उसमें शेप जो है वो फिक्स रहेगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा शार्प रहते हैं। देखिए, शार्प रहने का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको कोई एक सॉलिड दे दिया और मैंने आपको उसका एक मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिया, भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 है। अब आप उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे तो आप सोचोगे मैम ने बताया है 150, तो शायद हो सकता है मैं थक जाऊंगी, 149 तक करके छोड़ देती हूँ। बट ये 49 पर यानी कि 149 पर ये मेल्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनके एग्जैक्ट रहते हैं, फिक्स रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका शेप भी हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स रहता है। पार्टिकल्स इधर उधर गति नहीं कर सकते, वह केवल अपने ही स्थान पर धीरे धीरे ऑसिलेट हो सकते हैं। बट इधर से उधर जाए, उधर से इधर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं इधर जा सकती हूँ, अभी मैं इधर भी आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास कोई और नहीं है। बट यहाँ पर सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जैसे हम बस में खड़े हो जाते हैं, बहुत भीड़ भड़ाके वाली कोई बस है, अब उसमें बस मैं चढ़ गई, मैं खड़ी हो गई, अब मैं भले कुछ भी करूं बट मैं हिल नहीं पाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक वही पोजीशन सॉलिड्स में रहती है, ठीक है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही थी, तो वो शार्प रहते हैं, फिक्स रहते हैं। 149 या 151 ये नहीं होगा, एग्जैक्ट 150 पर ही ये मेल्ट होंगे, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो गुण है इसका, या नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड्यता का गुण। तो ये संपीड़ित नहीं किए जा सकते, कंप्रेस्ड नहीं किए जा सकते, प्रेशराइज नहीं किए जा सकते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक डस्टर दे देती हूँ, ये वाला लकड़ी वाला, ठीक है ना। एक मैं आपको बलून दे देती हूँ, तो आप बलून को आराम से प्रेशराइज कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स में कंप्रेस्ड होने की प्रॉपर्टी जो है, संपीड्यता का गुण एब्सेंट रहता है। ये हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है सॉलिड्स में, जैसे कि मैंने बताया बहुत ही पास पास रहते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते, बट अपनी ही स्थिति पर धीरे धीरे से हल्का हल्का अपनी ही पोजीशन पर हिल डुल सकते हैं, जैसे कि मैंने बस का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है अमोर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहले मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, देन अमोर्फस सॉलिड्स की, उसके बाद में इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। देखिए, जैसे मैं आपको 5-6 तरह के सॉलिड्स दे देती हूँ। मैंने आपको एक डस्टर दे दिया, एक मैंने आपको प्लास्टिक का टुकड़ा दे दिया, एक मैंने आपको कांच का टुकड़ा दे दिया, एक मैंने आपको रबर दे दिया, जैसे अपन इरेज़र होता है ना वो वाला दे दिया, या मैंने आपको वो जो मिठाई के डिब्बों पर जो रबड़ आते हैं वो दे दिया, एक मैंने आपको मार्कर दे दिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें दे दी। और अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है और अमोर्फस सॉलिड कौन सा है, यानी कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगर आपने डीपली स्टडी की है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए सारे सॉलिड है। आज अगर अपन जनरल लाइफ में बात करें, तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये प्लास्टिक की जो चेयर है जिस पर अपन बैठते हैं, बेटा ये क्या है, लिक्विड है क्या, नहीं, गैस है क्या, नहीं, उड़ती है क्या, ये नहीं उड़ती है ना, तो सॉलिड ही हुई। बट अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कौन सा वाला सॉलिड है, ठीक है ना। ये वाला जो है ये कौन सा सॉलिड है, ये कौन सा सॉलिड है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हो।
तो आ जाइए अपन बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले शेप, बहुत ही इजी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात, सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है टोटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है। अभी फ़िलहाल तो सरल सरल चीज़ें हैं जो अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद में चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें खूब सारी इमेजिनेशन करनी है, जैसे कि हम इमेजिनेशन करते ही हैं कि देखिए मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ, अब मैं पेशेंट को चेक कर रही हूँ, मेरे पास में खूब सारी चीज़ें हैं, मैं कार चला रही हूँ। ठीक वैसे ही इमेजिनेशन हम इस चैप्टर में करेंगे, ऐसे तो नहीं बट इमेजिनेशन करेंगे। तो आ जाइए पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है ना। पहले मैं रिपीट कर देती हूँ, सॉलिड्स को पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका शेप हमेशा फिक्स रहता है। अब शेप फिक्स क्यों रहता है, देखिए इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट फिक्स रहेगा, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्था रहती है। मान लेते हैं मैंने आपको एक क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया, वो दो पार्टिकल से मिलकर के बना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ ऐसा रहता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये है ए, ये बी, ये ए, ये बी। अब मैं जो यहाँ पर जमा रही हूँ तो यहाँ पर भी यही चीज़ आएगी, ए के नीचे बी, फिर ये ए, फिर बी, फिर ए। ये इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। इसको अपन एक और तरीके से देख सकते हैं, ए बी, ए बी, ए के नीचे बी आएगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए। जब तक सॉलिड है, मान लो कि मैंने एक टुकड़ा दिया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का ऐसा ही रहेगा, कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे मान लेते हैं आर्मी में जो वो लोग खड़े रहते हैं लाइन बना करके, तो आप देखना स्टार्टिंग से एंड तक लाइन बिल्कुल सीधी रहती है, कहीं पर भी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक फिक्स रहता है, ए बी और ए के नीचे भी, ऐसे सारा अरेंजमेंट। तो क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का पैटर्न स्टार्टिंग से एंड तक फिक्स रहता है तो इनका शेप भी फिक्स रहता है। इनका शेप फिक्स है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल शार्प होंगे, बिल्कुल फिक्स होंगे। देखिए ये सारी कैटेगरीज जो है अमॉर्फस सॉलिड में डिफ्रेंशिएट करने के टाइम बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो इनसे बिल्कुल अलग होंगे, तो आप इन पर ध्यान दीजिए। और मैं इस वीडियो के एंड में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हर वीडियो में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही कर सकते हैं। तो आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बता दिया कि स्टूडेंट्स 150, तो ये एग्जैक्ट 150 पर ही मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। कोई रेंज नहीं चलेगी कि स्टूडेंट्स 145 से 152 तक जाओ कर लो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब 150 टेम्परेचर होगा तभी ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। देन है क्लीवेज। मैं आपको एक धारदार औजार दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नाइफ़ दे दिया, ठीक है। अब मैंने कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दिया, अब आप उसको काट रहे हो तो वो दो बराबर टुकड़ों में टूट जाएगा। जो टुकड़े आपके पास आए, अगर हम उसकी सरफेस को देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की खासियत है कि उनकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है, खुरदरी नहीं होगी, अच्छी स्मूथ रहेगी, चिकनी रहेगी। नेक्स्ट जो है एक पॉइंट आ रहा है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। इनको लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड है तो अपन इसी से चलते हैं, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। अब ये क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसे रहता है। तो अगर मैं इस बोर्ड की ही बात करूं, मान लेते हैं कि ये ए और बी से मिलकर बना है, तो जब तक ये है कंप्लीट बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक यही पैटर्न रहेगा, ए बी ए बी ए बी। यहाँ से देखो तब भी ए के नीचे बी के नीचे यही पैटर्न रहेगा, स्टार्टिंग से एंड तक कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी, लंबे समय तक यही अरेंजमेंट रहेगा। तो इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है, एक तो देखिए NaCl हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड KCl हो सकता है, एक डायमंड, ये आपको याद रहेगा, अच्छी चीज़ है। एक होता है इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज होता क्या है, ये ग्लास यानी कि कांच का ही एक रूप है, बट कांच नहीं है।
आपने घड़ियाँ देखी होगी, इनसे घड़ियाँ बनती है। घड़ियों पर आपने देखा होगा क्वार्ट्ज लिखा रहता है। तो क्वार्ट्ज कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, बट कांच नहीं है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एनआइसोट्रॉपी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है या क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एनआइसोट्रॉपी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं एनआइसोट्रॉपी है क्या। अब देखिए एन आइसोट्रॉपी, आइसो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, हिंदी में समान, एक जैसा। ट्रॉपी से हम पता लगा लेते हैं या मान लेते हैं इसका मीनिंग होता है पोजीशन, स्थिति। तो देखिए वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास में, आइसोट्रॉपी, समान अरेंजमेंट, समान पोजीशन, बट आगे वर्ड लगा दिया एन, यानी नहीं है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक जैसा पोजीशन नहीं होना। अब ये क्या चीज़ है, इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ एनआइसोट्रॉपी, उसके बाद में डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। देखिए एनआइसोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या है। ये मटेरियल्स से रिलेटेड चीज़ होती है। मटेरियल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात चल रही है, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो मटेरियल्स विच शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर नोन एज एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी, एनआइसोट्रॉपी। और मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल्स या पार्टिकल्स। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह एक ऐसा गुण है जिसमें कुछ ऐसे फिजिकल, कुछ ऐसे भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, विद्युत प्रतिरोधकता है। ये सारे ऐसे गुण होते हैं कि अगर हम इनको डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन में इनके मान भी डिफरेंट आते हैं। यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। एनआइसोट्रॉपी को हिंदी में विषमदैशिकता कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ विषमदैशिकता, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी विषमदैशिकता की या एनआइसोट्रॉपी की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ कि ये चीज़ क्या है। देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मान लेते हैं कि दो पार्टिकल से मिलकर बना है, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। बड़े के नीचे फिर से छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स रहता है। तो यही वाला मैंने बड़े छोटे से समझा दिया। अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं एक प्रकाश की किरण को गुजारूं, इसको ए नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे देते हैं। एक और प्रकाश की किरण को गुजार देते हैं, दो प्रकाश की किरणें गुजार रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं सी व डी। देखिए रिपीट कर देती हूँ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया जो कि दो पार्टिकल से मिलकर के बना है। मान लेते हैं ए बी है, मैंने ए को छोटा, बी को ए को बड़ा और बी को छोटा मान लिया। NaCl भी ले सकते हैं, तो ये Na हो सकता है, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ठीक है ना। तो इसमें मैंने दो प्रकाश की किरणों को गुजारा। एक देखो यू जा रही है, इसको नाम दिया ए बी, एक यू जा रही है, इसको नाम दे दिया सी डी। तो आप देखिए ए बी में अगर हम देखें तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ देखें तो एक बड़ा एक छोटा, फिर बड़ा एक छोटा, इधर देखें तब भी छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ऐसे देखते तब भी बड़ा छोटा छोटा बड़ा, ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में। और अगर हम सी डी को देखें तो आप देखो सी डी जो जा रही है इसके एक साइड सारे छोटे आ रहे हैं, इधर देखें तो सारे बड़े आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही क्रिस्टल में मैंने दो प्रकाश की किरणों को गुजारा तो दोनों और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। यही बात मैं कहना चाह रही हूँ। इसी गुण को विषमदैशिकता या एनआइसोट्रॉपी कहा जाता है। एक ही क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुण जो होते हैं अलग अलग दिशाओं में देखने पर अलग अलग उनके मान प्राप्त होते हैं। ये भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, अपवर्तनांक हो सकता है, ऊष्मीय चालकता हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें रहती है और यही गुण एनआइसोट्रॉपी या विषमदैशिकता कहलाता है। अब देखिए ये सारा हमने क्या पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैं आपको बताऊंगी अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। वो इससे बिल्कुल ओपोजिट चलेगा। उसके बारे में अगर हम शेप को देखें तो उसका शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप फिक्स रहता था। इसका शेप फिक्स क्यों नहीं होता है ये देखिए। मान लेते हैं कि कोई अमोर्फस सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। देखिए मान लेते हैं कि वो ए और बी दो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ए उसमें अरेंजमेंट ऐसे रहता है, फिर बी आ जाएगा, फिर ए फिर बी,
फिर ए के नीचे ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर ए। आप देखिए कोई फिक्स ही नहीं है कि ए के नीचे बी आना चाहिए या ए के पास में बी आना चाहिए। बिल्कुल इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि उसमें मैंने आपको बताया था ए के पास में बी ही आ रहा था। ऐसे देख रहे थे तो ए के नीचे बी ही आ रहा था, वापस बी के नीचे ए। यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न फिक्स नहीं है, कहीं थोड़ा सा फिक्स होता है फिर इरेगुलर हो जाता है। तो क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो शेप भी फिक्स नहीं रहता। थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो इनको हम इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो इनका पैटर्न जो है वह फिक्स नहीं रहता, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कभी भी शार्प नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट बताया जाता है तो आप देखना बुक में भी अगर कोई अमॉर्फस सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट कभी नहीं लिखा हुआ होगा। आपको एक रेंज मिलेगी कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट 145 से 150 के बीच में होता है, ऐसे रेंज दी जाती है। या बोल सकते हैं 120 से 130 के बीच में होगा, यानी एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा क्योंकि इनका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। यह थोड़ा सा तापमान ग्रहण करके अपने शेप को भी चेंज करने लगते हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है तो शेप फिक्स नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं रहता। अब हम अगर क्लीवेज की बात करें, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ने की बात करें अमॉर्फस सॉलिड को, मैं आपको फिर से धारदार एक औजार दे देती हूँ, चाकू दे देती हूँ, आप अमॉर्फस सॉलिड को काट लीजिए। तो जो दो टुकड़े मिलते हैं उनकी सतह जो है, सरफेस जो है, बहुत खुरदरी सी मिलेगी, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको स्मूथ मिल रही थी। अब अगर हम बात करें इसकी लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में था, अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट या शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल्स का स्टार्टिंग से एंड तक एक जैसा अरेंजमेंट था। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आर्मी में जैसे सैनिक खड़े रहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल स्ट्रेट जा कर के, देखो आप सीधे खड़े रहेंगे, कहीं भीड़ नहीं होगी। बट अगर हम ऐसे कहीं सिनेमा हॉल में चले जाएं या कहीं ऐसे ही मैंने बोल दिया चलो आप है ना यहाँ पर लाइन बना करके खड़े हो जाओ, तो स्टार्टिंग में जहाँ टीचर खड़े हैं वहाँ पर तो अच्छी सी लाइन दिखेगी, पर कहीं पीछे जाके देखेंगे ना आपको भीड़ ही नज़र आएगी। तो ये कहलाता है शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, जो कि अमॉर्फस सॉलिड में प्रेजेंट रहता है, या शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, कहीं पर अच्छा फिर बिगड़ा हुआ, फिर अच्छा फिर बिगड़ा हुआ। अब हम इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा मैं वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और वह बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिए गए हैं। तो एग्जाम्पल्स इनके जो है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्लास्टिक, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल होता है रबर, एक इसका एग्जाम्पल है कांच यानी कि ग्लास, और इस पर ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गए इनके, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया और ग्लास हो गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन है, ये वाली जो चीज़ें हैं, सिलिकॉन्स जो होते हैं, वो इनके एग्जाम्पल्स रहते हैं। अब जैसे इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी थी एनआइसोट्रोपिक, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ आइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपी नेचर के होते हैं। नेचुरल है, आइसो का मतलब मैंने बताया सेम, ट्रॉपिक का मतलब पोजीशन से ले लेते हैं, एन आई से एन जो है आगे लगा हुआ नहीं है। तो इनकी नेचर कैसी होगी, इनमें अरेंजमेंट कैसा होगा, एक जैसा। बात किसकी चलेगी, पार्टिकल्स की। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये अमॉर्फस सॉलिड की अक्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण होता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से अगर हम भौतिक गुणों को देखें तब भी एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। मटेरियल विच शोज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर नोन एज आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, और ये जो प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। आप आराम से इन दोनों में डिफरेंस लिख सकते हो और इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तब तो आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो पुराने हैं वो जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको मैंने पहले भी बताया है। स्टूडेंट्स कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न किया करो, ज़रूर पूछे जाते हैं। और अभी जो मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों में डिफरेंस भी श्योर पूछा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी
मेरी जो पूरा मैंने आज पढ़ाया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आज पढ़ाई इतनी करेंगे, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हाथ पे हाथ रखकर बैठना नहीं है। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जहाँ जिद है आंधियों को बिजलियाँ गिराने की, वही जिद है हमें भी आशियाना बनाने की। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, हम किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहते। हाथों की लकीरें कुछ भी हो, किस्मत हम खुद बनाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, हाथ पे हाथ रखकर तकदीर के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चंस क्या होते हैं इस चैप्टर के। अगर आप लोग नए हो मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आ जाइए, पहले देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए, पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाता है कि कांच जो होता है वह एक अमोर्फस सॉलिड है, क्यों? एक क्वेश्चन बनता है, ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड वाई, यानी कि कांच को अति शीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? तो पहली हमारी लाइन होगी कि कांच एक अमोर्फस सॉलिड है, यानी कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में फ्लूइडिटी प्रेजेंट रहती है, बहुत कम बट प्रेजेंट रहती है, यानी कि बहने का गुण पाया जाता है। इनमें आंशिक बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड है इनको बोला यही जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर इनको बोला जाता है स्यूडो लिक्विड्स, यानी कि आभासी ठोस। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है कि क्वार्ट्ज जो है वह कैसा सॉलिड है? तो क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक क्वेश्चन बनता है, क्वार्ट्ज ग्लास कौन सा सॉलिड है? तो क्वार्ट्ज ग्लास जो है वह भी क्या है? अमोर्फस सॉलिड। एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है उनकी जो खिड़कियाँ हैं, उनके जो कांच हैं वो नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते हैं, ऐसा क्यों? या हम पूछ सकते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स के खिड़कियों के कांच नीचे से मिल्की मिल्की दिखते हैं, दूध या दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच कैसा है? अमोर्फस सॉलिड है, उसमें आंशिक बहने का गुण पाया जाता है, थोड़ी सी फ्लूइडिटी प्रेजेंट रहती है। अब देखिए क्वेश्चन ही क्या है? पुरानी बिल्डिंग, अभी हाल ही में जो बिल्डिंग बनी उसकी बात नहीं चल रही है, 30-40 साल हो चुके हैं, पुरानी इमारतें हैं। हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर आप जाओ, उनकी खिड़कियाँ देखो, वहाँ पे जो कांच है ऊपर से पतले मरे हुए से दिखेंगे, नीचे से मोटे रखेंगे और वहाँ हमको मिल्की भी नज़र आएंगे। एक तो बहुत सालों बाद क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे आने लगते हैं, यानी कि वहाँ पर फ्लूइडिटी प्रेजेंट रहती है। तो ऊपर से तो बेचारे पतले हो गए क्योंकि पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, फ्लूइडिटी है। नीचे आने पर क्या हो जाता है? वह मोटे हो जाते हैं, क्योंकि नीचे जमा हो रहे हैं, धूल के कण भी है, तो अब हमको वह मिल्की नज़र आते हैं। यही कारण है कि पुरानी बिल्डिंग्स की, पुरानी इमारतों के खिड़कियों के कांच हमें दूधिया नज़र आते हैं और वह नीचे से मोटे होते हैं, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड की क्वालिटी है, उनको अगर हम टेम्परेचर दें तो वह एक टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? क्योंकि इनमें आंशिक बहने का गुण, फ्लूइडिटी प्रेजेंट रहती है, तो दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो लिक्विड्स, ठीक है ना, स्यूडो सॉलिड्स, सॉरी। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी पर शॉर्ट नोट अलग से पूछा जा सकता है। एनआइसोट्रॉपी क्या है? तो आपको पहली लाइन यही लिखनी होगी, एनआइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है, फिर आपको डायग्रामेटिकली उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है।
तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ओके, बाय बाय।